आपके पास CH3 है, CH2 है, इसको OH के साथ अटैच कर दो, दिस इज़ अल्कोहल। आपके पास बेंजीन रिंग है, उसको OH के साथ अटैच कर दो, दिस इज़ फिनोल। डिफरेंस ये है कि अल्कोहल जो होते हैं दे आर एलिफेटिक इन नेचर। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा हुआ है कि एलिफेटिक है, और जिसके अंदर बेंजीन रिंग हो तो उसको क्या कहते हो, दैट इज एरोमेटिक इन नेचर। तो इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस है वगैरह सारा कुछ जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें से सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है। सो याद रखें कि सबसे जो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा ना दैट वुड बी फॉर नेचुरल गैस, ठीक है, लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में लिखा हुआ है कि दैट इज़ लेस देन 20। और इसी तरह हमारे पास जो कैरोसिन ऑयल है ये तकरीबन होता है 175 अप टू 325 डिग्री। टू डबल बॉन्ड CH एंड CH3, दिस इज प्रोपीन। 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, तो प्रोप के लिए 3 कार्बन प्रोप, और इन का मतलब डबल बॉन्ड, ये हमारे 7। ये हमारे पास किसके लिए, दैट इज फॉर कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27। लेकिन हमारे पास यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कोबाल्ट पॉजिटिव 2 आयन। तो पॉजिटिव 2 का मतलब 27 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दो। तो अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 25। और 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिमूव करोगे, वैलेंस शेल से। तो वैलेंस शेल इसका कौन सा है, 4th शेल है, पढ़ा था आपने। उनके साथ मिलके क्या बनाता है, मेटल नाइट्राइड्स बना देता है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये बिलोंग करता है ग्रुप 3A से, बोरॉन की फैमिली से बिलोंग करता है ना, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो वो हो जाएगा 1s2 2s2। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज़ लेक्चरर इमरान, और आज की जो वीडियो है दिस इज़ टेस्ट नंबर 2 ऑफ PMC मॉक टेस्ट, एंड दिस इज़ पार्ट नंबर 2। पहले जो वीडियो थी उसके अंदर हम लोग 150 तक के जो MCQs थे वो कर चुके हुए हैं, और उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा SKN के जो पेपर थे जो लास्ट ईयर के 2021 के थे, उसके सॉल्यूशंस तकरीबन 30 पेपर्स मैंने सॉल्व किए हुए हैं, उसके लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से मिल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आप लोग सारे मैसेजेस कर रहे हो मुझे व्हाट्सएप पे, तो आप देखो मेरे पास जो इस वक्त प्ले लिस्टें बनी हुई दैट इज़ किप्स 2022, स्टार 2022, MDCAT 2022 और PMC मॉक टेस्ट 2022। ये 4 प्ले लिस्टें हैं जहां से आपको सारा का सारा मटेरियल मिलेगा। MDCAT के हवाले से किप्स के सारे चैप्टर्स की वीडियोस, स्टार के तकरीबन चैप्टर्स की वीडियोस, MDCAT 2022 के अंदर आपको वीडियोस मिलेंगी नियर पियर की, और कुछ मैंने ख़ुद जो डिज़ाइन की थी, और मैं हल्फन कह सकता हूँ कि जो मैंने खुद वीडियो डिज़ाइन करके आपके साथ शेयर की थी स्पेशली फ्रॉम बेंजीन और हाइड्रोकार्बन्स जो बाकी थे, उसमें से PMC के जो टेस्ट हैं उसमें कम से कम 8 MCQs मौजूद हैं। और जो फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा, जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनको ये पता है कि वहाँ से अगर आप कंपेयर करते हो, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसी टाइम मुझे मिलता है उस वीडियो को और PMC की जो टेस्ट है उसको कंपेयर करके मैं आपके साथ कंबाइन एक वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ वो डेट्स शेयर करूंगा कि मैंने पहले से वो अपलोड किए हुए थे, और वहाँ से मतलब उसी तरह के MCQs जो हैं वो पिक किए गए हैं। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। MCQ नंबर 151, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल अकर्स इन फ्री स्टेट। सो स्टूडेंट्स याद रखें कि इफ़ यू हैव गोल्ड, इफ़ यू हैव सिल्वर, इफ़ यू हैव प्लेटिनियम, these are the transition metals which occur in free state, hence option number A is the right one. Next हमारे पास है which of the following product is formed by the reaction of aluminium with nitrogen। अगर आपको याद हो तो मैंने जो PMC मॉक टेस्ट नंबर 1 कराया था उसके अंदर आपको एग्जैक्टली यही MCQs दिया था। वो कह रहा था कि अगर आपके पास नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं तो उनके साथ ही क्या बनाता है, और इसी तरह ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ मिलके क्या बनाएगा। सो वहाँ पे हम लोगों ने नाइट्रोजन का रिएक्शन देखा था अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, ठीक है, जो ग्रुप 2A की जो एलिमेंट है कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह के साथ, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि उनके साथ मिलके क्या बनाता है, मेटल नाइट्राइड्स बना देता है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये बिलोंग करता है ग्रुप 3A से, बोरॉन की फैमिली से बिलोंग करता है ना, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6
3s2 एंड 3p1। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 8 इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि इसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एल्यूमिनियम से किधर कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम +3 में, और यही हमारे पास क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है नाइट्रोजन के साथ, और हमारे पास जो बनेगा दैट वुड बी एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होगा +3, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज होगा -3। सो राइट ऑप्शन जो होगा ना दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। और इसका अगर आप रिएक्शन लिखते हो तो आप लिखते हो कि 2 एल्यूमिनियम react with 1 molecule of nitrogen and it form ALN. Aluminium is having +3 charge and nitrogen is having -3 charge, which is aluminium nitrite. Now the next question is question number 153. How many unpaired electrons are there in cobalt with +2 ion? अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक मिस्टेक की थी। मैंने कैल्शियम जो था उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। आपको बताया था कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2, 8, 8 और 2। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जो मैंने बताई थी वो बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक थी, लेकिन मिस्टेक मैंने क्या की थी कि वहाँ पे हमारे पास था कैल्शियम +2 आयन। कैल्शियम +2 आयन, इसका मतलब है कि इसके टोटल में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हुए, लूज़ किए हुए। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए, तो वो बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा ना दैट इज़ 2, 8, 8। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को मतलब जो बताया था करेक्ट बताया था, लेकिन वो सिर्फ कैल्शियम के लिए था, कैल्शियम एटम के लिए। कैल्शियम आयन का हमसे पूछा गया था, मैं गलती से मैंने उसको रीड नहीं किया था, मैंने कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके आपको ये राइट ऑप्शन कराया था पिन कमेंट के अंदर। अदरवाइज़ मैंने पिन कर भी दिया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी वजह से मिस्टेक करो। सो यहाँ पे मैं क्लैरिफाई उसको कर रहा हूँ। अब कोबाल्ट आ गया तो मुझे वो चीज़ याद आ गई। अब कोबाल्ट को देखो, कोबाल्ट जो है ना दैट इज़ एटॉमिक नंबर 27, लेकिन ये +2 चार्ज है, तो इसका मतलब इसमें से हम लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं एटॉमिक नंबर 27। ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3p6 के बाद क्या आता है 4s2 और फिर 4s के बाद आता है 3d7 आ जाएगा। ठीक, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4s2, 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² -y² एंड 3dz²। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने फिल करने हैं तो होम्स रूल वगैरह, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारा कुछ जहन में लेकर आएँ। और आपके साथ मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट की एक वीडियो शेयर की है किप्स वाली, जिसमें तकरीबन 50 MCQs हैं और तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो है। आप इमेजिन करो अगर आप 50 MCQs 1.5 घंटे के अंदर देखते हो तो आपके कितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी थी, अब ये कोबाल्ट +2 आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। एनीवेज यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करने हैं, तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 और ये 7। ये हमारे पास किसके लिए, दैट इज़ फॉर कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27। लेकिन हमारे पास यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कोबाल्ट +2 आयन। तो +2 का मतलब 27 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दो, तो अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 25। और 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिमूव करोगे, वैलेंस शेल से। तो वैलेंस शेल इसका कौन सा है, 4th शेल है। आपने इस चीज़ के अंदर भी गलती नहीं करनी। स्टूडेंट क्या करते हैं 3D से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देते हैं। पहले हमारे पास 4s आ रहा है विच इज़ द वैलेंस शेल, हम वहाँ से इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे। तो फिर देखें हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे, डी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्वेश्चन आपने सही से पिक करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कोबाल्ट +2 के आने में कितने हैं, ये 1, ये 2 और ये 3 अनपेयर्ड। जैसे आप शूज़ लेकर आते हो तो बाज़ार से एक शू तो पकड़ के नहीं लाते ना, 2 शूज़ लेकर आते हो, पेयर लेकर आते हो। तो पेयर ये देखें, दिस इज़ अ पेयर, दिस इज़ अ पेयर।
while this one is unpaired, this is unpaired, this is unpaired electron. तो इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. अगर नहीं आया तो फिर मेरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वीडियो है, बल्कि अगर आ भी गया तो वो वीडियो लाजमी देखें, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. 154 विच वन इज एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड. तो देखिए टाइटेनियम क्लोराइड जो है ना TiC, दिस इज नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड. यहाँ ये भी हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन मेटल का ही क्वेश्चन है. ठीक है, जब भी क्रिस्टल्स बनाते हैं तो वहाँ पे स्मॉल एटम लाइक कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और दिस कॉज इम्प्योरिटीज़. क्या करते हैं, दीज कॉजेज इम्प्योरिटीज़, और इसको हम कहते हैं क्या, इंटरस्टिशियल कंपाउंड. सो टाइटेनियम क्लोराइड जो है ना दैट इज़ इंटरस्टिशियल कंपाउंड. 155 द ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड डैश. देखो अगर आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, आप क्या करना चाहते हो, उनको ब्रेक करना चाहते हो. आप क्या करते हो, आप उनको ब्रेक करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई हाई टेम्परेचर. क्या कर रहा है, हाई टेम्परेचर के ऊपर उसकी ब्रेकिंग कर. लाइक हमारे पास ये बड़ा सा मॉलिक्यूल है, हम क्या करते हैं, इसको हीटअप कर देते हैं. हम क्या करते हैं, इसको हीटअप कर देते हैं. तो हीटअप करने के बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा और इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, छोटे छोटे एटम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे. मकसद क्या है कि बड़ा हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसको हमने हीट करके ब्रेक करना है. कहता है अब इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, रीफॉर्मिंग, स्टीम क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग या थर्मल. अब यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो टेम्परेचर किस सेंस में आप लोगे, थर्मल की फॉर्म में. थर्म का क्या मतलब है, हीट. सो दैट वुड बी थर्मल क्रैकिंग. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. And remember this thermal cracking is very useful in the production of unsaturated hydrocarbon. अगर आपने unsaturated hydrocarbons की formation करनी है, unsaturated कौन से होते हैं, which contain multiple bonding, which contain multiple bonding. Multiple bonding means which contain carbon carbon double या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. अब ये जो क्रैकिंग है, थर्मल क्रैकिंग, इससे हम जो मेनली प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट इज़ इथीन, या फिर हम इससे प्रोपीन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. इथीन का स्ट्रक्चर तो आता होगा CH2, प्रोपीन का स्ट्रक्चर तो आता होगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3. दिस इज प्रोपीन. 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, तो प्रोप के लिए 3 कार्बन प्रोप, और ईन का मतलब डबल बॉन्ड. ये हमारे पास क्या है, दिस इज इथीन, सिंपलेस्ट अल्कीन है. और सेचुरेटेड में कौन सा आप पढ़ते हो, अल्केन्स के बारे में पढ़ते हो. ठीक है, वेयर वी हैव अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. नंबर 156 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़. ये भी अगेन आपके पास अल्केन्स जो है, जहाँ पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट में क्रैकिंग है, और क्रैकिंग के अंदर ही आपको ये चीज़ गिवन है. कहते हैं इसमें से एंटी नॉकिंग एजेंट कौन सा है, दैट इज़ टेट्रा इथाइल लेड. लेड Pb इज़ द लेड. आप इसके साथ CH2 CH3 ऐड कर दो, दिस इज़ इथाइल ग्रुप. आप इसको CH2 CH3 ऐड कर दो, दिस इज़ इथाइल ग्रुप. आप इसके साथ CH2 CH3 ऐड कर दो, दिस इज़ इथाइल ग्रुप. आप इसके साथ यहाँ पे CH2 और CH3 ग्रुप ऐड कर दो, दिस इज़ इथाइल ग्रुप. देखो इथाइल ग्रुप कैसे बनता है, CH3 एंड CH3, दिस इज़ इथेन, दिस इज़ इथेन. आप क्या करो, आप इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, और एक फ्री वैलेंसी होगी, और उस फ्री वैलेंसी की वजह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लेड के साथ बॉन्ड बना रहा है. सो दिस वुड बी नाउ इथाइल. अब ये हमारे पास 2 कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा, ये इथाइल हो जाएगा, ये इथाइल हो जाएगा, ये इथाइल हो जाएगा. अभी इथाइल कितने टाइम्स आपको नज़र आ रहा है, 4 टाइम. 4 के लिए आप क्या यूज़ करते हो, टेट्रा, और ये इथाइल है तो ये बन जाएगा टेट्रा इथाइल, और बीच में Pb लगा हुआ है, जो Pb इज़ द लेड विच इज़ एन एंटी नॉकिंग एजेंट. हेंस ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन. 157 which of the following fraction of petroleum has lowest boiling point at standard temperature and pressure. STP, standard temperature and pressure के ऊपर कहता है. ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, और जो किस तरह ऑब्टेन होते हैं, जो ऑब्टेन होते हैं क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. किस चीज़ से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. नाउ व्हाट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सोचें, व्हाट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. क्लास 10th में पढ़ा था आप लोगों ने, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ, ये ऑन है, ठीक है, ON, ऑन द बेसिस ऑफ BP, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. जब आप
क्लास 10th का सबसे लास्ट चैप्टर जो है फेडरल बोर्ड वालों का, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, क्रूड ऑयल को हीट करते हैं और फिर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो ऑब्टेन हो रहे होते हैं। अब उन फ्रैक्शन में केरोसिन ऑयल भी होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी होता है, गैसोलीन भी होता है, नेचुरल गैस वगैरह, सारा कुछ जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें से सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है। सो याद रखें कि सबसे जो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, दैट वुड बी फॉर नेचुरल गैस, ठीक है, लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में लिखा हुआ है कि दैट इज़ लेस देन 20। और इसी तरह हमारे पास जो केरोसिन ऑयल है ये तकरीबन होता है 175 अप टू 325 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। और उसके पास गैसोलीन जो है ना, गैसोलीन पेट्रोल जो होता है दैट इज़ 40 टू 220 डिग्री सेंटीग्रेड। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है ये हमारे पास क्या होता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है, तो इसका मतलब इसका इससे भी ज़्यादा होगा। तो सबसे जो लोवेस्ट है वो किसका होगा, दैट वुड बी फॉर नेचुरल गैस, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है ना, दिस इज़ विस्कस लिक्विड, हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ एक गाढ़ा सा लिक्विड होता है। आप लोगों ने ग्रीस वगैरह देखी होगी, जो बाइक्स चलाते हो गाड़ियों वाले, जिनके पास गाड़ियाँ हैं तो उसको ग्रीस लगाते हैं फ्रैक्शन रिड्यूस करने के लिए। 158 विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर गोज सल्फोनेशन द फास्टर। अब ये एग्जैक्ट वो MCQ है जो मैंने आपको बेंजीन के जो MCQs कराए हैं, 185 MCQs का पैकेज आपको मैंने दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वो देखो यार, प्लीज़ देख लो, शायद किसी न किसी के काम आ जाए। 185 MCQs मैंने आपको कराए हुए हैं और वो सारे के सारे बेंजीन के हैं। और वहाँ पे मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है, बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन की है कि किस वजह से हमारे पास कौन से वाला ईजीली जो है तो सल्फोनेशन कर सकता है। सल्फोनेशन क्या है, आप लोगों ने SO3 ग्रुप जो है उसको ऐड करना होता है क्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन, और वो ईजी हो सकता है टॉल्वीन में, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखो आपके पास गिवन है बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, दिस इज़ बेंजीन C6H6 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, या आप इसको ऐसे भी लिखते हो ना, आप सर्कल पुट कर देते हो क्योंकि ये रेजोनेंस शो कर रहा होता है पाई बॉन्ड इसका। उसके बाद आपके पास है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या है, बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन अटैच कर दो, दिस इज क्लोरोबेंजीन। व्हाट इज़ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन ये है NO2। उसके बाद टॉल्वीन क्या होता है, टॉल्वीन ये है कि ये बेंजीन रिंग है, उसके साथ CH3 ऐड कर दो। ये सारा कुछ पढ़ाया हुआ है आपको मैंने। अब यहाँ पे देखें तो बेंजीन तो चलो यहाँ पे ये तो मतलब इसके ऊपर तो कुछ अटैच नहीं है, लेकिन ये क्या है, दिस इज़ मोनोसब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है। सो याद रखें कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है और क्लोरीन ग्रुप है, दीज आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। आपको मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ था कि दीज आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, विदड्रॉइंग ग्रुप। और जो CH3 है, अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, मिथाइल, ये मिथाइल है, वैसे अल्काइल ग्रुप्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये मिथाइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग को। बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड है ये बहुत इजीली क्या कर सकता है, इस SO3 के ऊपर अटैक कर सकता है। सो इसका मतलब है इसकी आप अगर सल्फोनेशन करते हो, इससे आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड अगर प्रोड्यूस करते हो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, SO3H, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब अगर आप CH3 ले लो, टॉल्वीन, उसकी आप क्या कर दो, सल्फोनेशन कर दो, सो दैट वुड बी इजी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये बेंजीन रिंग को क्या कर रहा होता है, एक्टिवेट कर रहा होता है। ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। ये जो ग्रुप्स हैं ये बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। दूसरी बात याद रखें कि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये भी आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बेंजीन के अंदर, दिस इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप कौन सा है, दैट इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर देता है और उसकी वजह से जो इनकमिंग ग्रुप आएगा भी तो वो सिर्फ मेटा पोजीशन के ऊपर अटैच हो सकता है। नंबर 159, विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म व्हेन डैश इज पास्ड फ्रॉम एमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब कहता है कि किस तरह के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे जब इसमें से कौन सा कोई एक है जिसको आप पास करते हो फ्रॉम द एमोनिकल सिल्वर सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। एमोनिया का सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में, आप उसके साथ किस चीज़ को रिएक्ट कराओगे। सो अगर आपके पास इमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इमोनियम कहाँ से बन रहा है, ये इमोनिया से ही बनता है। आप इसके साथ क्या कर दो, CH3 को ट्रीट कर दो। किसको,
एसिटाइलिन को, इसका वैसे नाम क्या बनता है, इथाइन, और इसको आप कॉमनली क्या कहते हो, दिस इज नोन एज एसिटाइलिन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आप इसको सिल्वर के साथ रिएक्ट कर दो तो यहाँ पे क्या बनता है, सी नेगेटिव, सिल्वर पॉजिटिव और सिल्वर पॉजिटिव। इसको आप क्या कहते हो, दिस इज सिल्वर एसिटेलाइट्स। इसको क्या कहते हो, सिल्वर एसिटिलाइट्स। अब सिल्वर एसिटिलाइट्स में क्या होता है कि कार्बन एटम जो है डायरेक्टली मेटल के साथ बॉन्डेड होता है और हमारे पास क्या बनते हैं, इसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। अब जो फेडरल बोर्ड की बुक है उनको पढ़ाया गया है सिल्वर एसिटेलेट्स के बारे में, सोडियम एसिटेलेट के बारे में और कॉपर एसिटेलेट्स के बारे में। तो अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो आप मेंटली जो है प्रिपेयर रहें इस चीज़ के लिए, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, सोडियम विद नेगेटिव, ये नेगेटिव, सोडियम विद पॉजिटिव चार्ज, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, इन नेगेटिव, ये कॉपर। दिस इज सिल्वर एसिटेलाइट, दिस इज सोडियम एसिटेलाइट और दिस इज कॉपर एसिटेलाइट। ये तीनों की फॉर्मेशन पॉसिबल है। अच्छा, अब आपके पास एसिटेलाइट की फॉर्मेशन हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखें। एसिटेलाइट की फॉर्मेशन हो गई है, इससे आप दोबारा से मेटल जो है वो रिमूव करना चाहते हो, इसे दोबारा से आप क्या एसिटिलीन बनाना चाहते हो, तो आप इसको रिएक्ट कर दो नाइट्रिक एसिड के साथ या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। रिएक्ट करोगे दोबारा से क्या बन जाएगा, रिवर्स होके इससे एसिटिलीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, ये इथाइलिन क्या भला होती है, ये हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, दिस इज़ इथाइलिन। और ये ऑप्शन नंबर डी के अंदर विनाइलिन है। विनाइलिन में ये होता है कि आप इसी में से एक और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर दो, इसको CH छोड़ दो, इसको CH छोड़ दो, दिस इज़ विनाइलिन। और मिथाइलिन में क्या होता है कि जैसे आप मीथेन पढ़ते हो, मीथेन में से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो ये मिथाइलिन बन जाएगा, और मीथेन में से 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दो, क्या बनेगा, दिस वुड बी मिथाइल, दिस इज़ मिथाइलिन। ये हमारे पास है विनाइलिन और ये जो हमारे पास है दिस इज़ इथाइलिन, दिस इज़ इथाइलिन। ये यहाँ पे वैलेंसी नहीं होगी, ठीक है, ये ऐसे ही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 160। द टर्मिनेशन स्टेप ऑफ हेलोजनेशन ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ डैश। देखो, अगर मैं आपको जनरली बताना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखनी तो वीडियो को आप स्किप कर दो आगे, लेकिन अगर आपने सीखने हैं तो हो सकता है इसमें से आपके सवाल आ जाएं। देखो, सवाल इसमें होता ये है कि हेलोजनेशन, हेलोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजेंस across the alkanes in the presence of sunlight. This is a free radical substitution reaction. This is free radical substitution reaction. नोट करते जाएं, माइंड बनाते जाएं कि टीचर जो है वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, RXN लिख दिया है, रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया, उससे आपने सनलाइट पास कर दी। H इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट, V इज़ द फ्रीक्वेंसी, या इसको आप UV लाइट कहते हो ना, इसको आप UV लाइट लिख लेते हो, अल्ट्रावायलेट लाइट। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हर दोनों क्लोरीन एटम के साथ, ये कंबाइन होके 8 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। अब जब हम इसको एनर्जी देते हैं सनलाइट, तो यहाँ पे होमोलेटिक क्लीवेज हो जाती है। कौन सी, होमोलेटिक क्लीवेज। होमोलेटिक का मीन्स यहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास बनेगा इस तरह का, ये कुछ स्पीशी बन जाएगी, जिसको आप क्या कहते हो, फ्री रेडिकल। इसको क्या कहते हो, दिस इज़ फ्री रेडिकल, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आप उसको आप क्या कहते हो, दैट इज़ फ्री रेडिकल। तो इनिशियल जो स्टेप होता है, जो स्टार्ट होता है, उसके अंदर हमारे पास फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दिस इज़ अनदर फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल इसको आप बोलोगे। अब दिस इज़ द इनिशिएशन स्टेप, ये रिएक्शन का स्टार्ट है। दूसरा स्टेप क्या होता है, दैट इज़ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में क्या होता है कि जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन रेडिकल, ये अल्केन के साथ जाके रिएक्शन कर लेता है, अल्केन के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, एक बॉन्ड जो है उसकी होमोलेटिक क्लीवेज हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन इधर
शिफ्ट हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो हमारे पास ये क्लोरीन रेडिकल और ये हाइड्रोजन जो है आपस में मिल जाते हैं और हमारे पास क्या बनेगा, वी विल गेट H और Cl और हमारे पास अगला जो है वो बन जाएगा CH3। अगला क्या बन जाएगा, CH3 विद सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल। अब ये हमारे पास इस तरह रिएक्शन हो रहा होता है, ये आगे क्या करेगा, एक और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा और हमारे पास यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा होता है इस तरह। और आखिरी स्टेप हमसे पूछ रहा है कि दैट इज़ द टर्मिनेशन। लास्ट जो स्टेप होता है दैट इज़ टर्मिनेशन स्टेप। और टर्मिनेशन स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि जितने भी रेडिकल्स हैं, लाइक क्लोरीन है, यहाँ पे आपके पास CH3 मिथाइल रेडिकल है, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, आपके पास बन जाएगा CH3 और Cl। ठीक है, क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, या फिर क्लोरीन और क्लोरीन रेडिकल जो है ये कंबाइन हो जाएंगे, आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो देखें, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर क्या होता है, आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी फॉर्मेशन होती है। तो लास्ट जो है टर्मिनेशन स्टेप, उसके अंदर हमारे पास जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और हमारे पास मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। हिंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। और इसमें अगर आपसे ईज पूछता है कि सबसे फास्ट रिएक्शन किसका होगा, सो फ्लोरीन सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, फिर उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद हमारे पास सबसे स्लो जो है दैट इज़ आयोडीन। तो हम नॉर्मली कौन सा रिएक्शन पढ़ते हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन का, क्लोरीन और ब्रोमीन का पढ़ते हैं। फ्लोरीन का जो रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आयोडीन का जो रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा स्लो होता है। सो मॉडरेट जो होता है रिएक्शन वो किसका होता है, दैट इज़ फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इनको हम अगर कंट्रोल करना भी चाहें तो स्पेशल कंडीशंस देनी होती है। सो इसलिए जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं हेलोजिनेशन में तो हम मोस्टली पढ़ते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पास आ सकता है। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं टूवर्ड 161। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एंड बेंजीन इज़। ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल है। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होगी। सो दैट इज़ 1.39 एंगस्ट्रॉम। और आप मेरी वीडियोस देखें बेंजीन वाली, वहाँ पे मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ बताई हुई है। वहाँ पे मैंने अल्केन का भी आपको बताया, वहाँ पे मैंने अल्कीन का भी आपको बताया हुआ, आपको मैंने अल्काइन का भी बताया हुआ है, इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताई हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास 162। आई स्वेयर कि ये एग्जैक्टली चीज़ मैंने आपको वहाँ पे कराई है। बेंजीन इज़ मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राईन बाय डैश। अभी आप कहोगे टीचर क्या जो है तो मतलब एम ही छोड़ रहे हैं, तो आपके पास दिमाग है, आइज़ हैं, वो वीडियोस ओपन करो। अगर आपको वो चीज़ यहाँ पे ना मिली तो बेशक आप चैनल छोड़ के चले जाना। तो देखें हमारे पास साइक्लोहेक्साट्राईन जो है उससे बेंजीन का मॉलिक्यूल कितना स्टेबल होगा, तो दैट वुड बी 150.5 किलो जॉल पर मोल। से मैं आपका टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लूँगा एक्सप्लेनेशन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसमें बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके बिल्कुल भी नहीं दूँगा। आप वहाँ से जाएँ, भी वीडियो को चेक करें और फिर वापस आएँ और कमेंट के अंदर मुझे थैंक यू फिर लाजमी बोलेगा। अगर वहाँ पे ना मिला तो फिर बेशक एक छोटी सी गाली भी दे देना, लेकिन अगर मिल गया तो फिर थैंक यू बोल देना। Now the next question is question number 163. The correct name of CH2Cl2. CH2Cl2 कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रा। तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 4 बॉन्ड बनाए हुए। इसका मतलब है कार्बन की टेट्रा वैलेंसी तो पूरी है। अब हमने करना क्या है, इसको नाम देना है। तो इसका नाम बनेगा मिथाइलिन क्लोराइड। इसका नाम क्या बनेगा, मिथाइलिन क्लोराइड। इससे पहले आपको मैंने बताया अगर आपके पास CH4 है, दिस इज मीथेन। अगर आपके पास CH3 है विथ फ्री वैलेंसी, दिस इज मिथाइल। अगर आपके पास ये इस फॉर्म में होता है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स हैं, दिस वुड बी मिथाइलिन। और मिथाइलिन में ऊपर से आप 2 क्लोरीन अटैच कर दो, सो दैट वुड बी मिथाइलिन क्लोराइड। हिंस ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी के अंदर लिखा हुआ है कार्बोनाइल क्लोराइड। तो कार्बोनाइल क्लोराइड आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं पे, COCl2। इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, C डबल बॉन्ड O Cl और Cl। दिस इज कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक हो गया। और क्लोरोफॉर्म तो बहुत कॉमन है, आई थिंक सो आपको आता होगा। लाइक आपके पास है CHCl3, इसको आप ऐसे लिखते हो ना, CHCl3। दिस इज द क्लोरोफॉर्म। और मिथाइल क्लोराइड तो सिंपल है, मिथाइल लिख लो, CH3 इज द मिथाइल, इसके साथ क्लोरीन अटैच कर दो, दिस वुड बी मिथाइल क्लोराइड। 164 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसमें से बताएं जी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। अच्छा, इसमें से मेरे जहन के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं
वो मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, लेकिन अगर मुझसे मिस्टेक होगी इसके अंदर तो फिर प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन, हाइड्रोक्साइड। देखें ये हमारे पास लिखा हुआ है HCl, HBr, HOH, H2SO4, ये these all are acids, these all are acids। जब ये आयनाइज होते हैं तो आपके पास बनेगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, जो आपको यहाँ पे गिवन है। जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड आयनाइज होते हैं तो आपके पास बनेगा H और Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन। वाटर आयनाइज होकर क्या देता है, प्रोटॉन, हाइड्रोक्साइड आयन। और सल्फ्यूरिक एसिड जब आयनाइज होता है, पार्शली आयनाइज होगा तो H पॉजिटिव और HSO4 बाइसल्फेट आयन जो है ये प्रोड्यूस कर लेगा। अब ये हमारे पास क्या है, दीज आर एसिड्स, और ये क्या है, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पहले तो आप यूँ समझो कि ये समझे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशी है जिसके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज नजर आए, जिसके ऊपर आपको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आए, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारे पास एसिडिटी बता रहा है, एसिड, दीज ऑल आर एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड। वाटर हमारे पास क्या होता है, दिस इज एम्फोटेरिक, एसिड भी एक्ट कर सकता है और बेस भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, लीविस कॉन्सेप्ट वगैरह सारा कुछ जहन में लेकर आए। अब यहाँ पे अगर आप इनको ऑर्डर करते हो, इनको अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपके पास बनेगा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें से कौन सा होगा, HCl। उसके बाद फिर कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बता दीजिएगा। फिर हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और सबसे लास्ट पे जो है दैट इज़ वाटर। अब इनसे जो आयंस बन रहे हैं रिजल्टेंटली, वाटर से कौन सा आयन बन रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन। इससे कौन सा बन रहा है, Br नेगेटिव। इससे कौन सा बन रहा है, HSO4 विद -1, और इससे कौन सा बन रहा है, Cl विद -1। ये हमारे पास क्या है, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग देम। ये जो चार हैं इसके अंदर क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। और वाटर जो है दिस इज द वीक एसिड अमंग ऑल द 4 गिवन। तो अगर ये वीक एसिड है तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा, दैट वुड बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये जो हमारे पास है ये एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे होते हैं। सो हाइड्रोक्साइड आयन जो है दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बाकी आप इसको सर्च आउट कर सकते हो, अगर मैंने गलत बताया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ये ठीक है। 165 2 क्लोरोब्यूटेन बिलोंग्स टू डैश। देखें 2 क्लोरोब्यूटेन, इसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है 1 2 3, आपने लिख लिया। ANE का मतलब कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है तो मैंने लिख दिया। उसके बाद लिखे हुआ 2 क्लोरो, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2। इसके ऊपर आप क्या अटैच कर दो, क्लोरीन अटैच कर दो। बाकी तो आपको पता है ना कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रा। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो एक और अटैच कर दो, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन एटम अटैच कर दो, यहाँ पे 1 बॉन्ड बनाए हुए तो 3 हाइड्रोजन एटम अटैच कर दो। नाउ दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन। अब इसमें से हम ये देखेंगे कि भाई दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो देखो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज F.G फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली लिंक कार्बन है ना, डायरेक्टली लिंक कार्बन, दिस इज नॉन एज अल्फा कार्बन, दिस इज नॉन एज अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो आपको डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन नजर आएगा ये डायरेक्टली लिंक्ड है, दिस इज बीटा कार्बन। ये आपके पास डायरेक्टली लिंक्ड है, दिस इज बीटा कार्बन। तो अगर ये दोनों बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली आपको 2 बीटा कार्बन नजर आते हैं, सो दैट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये हमारे पास क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। और अगर आपके पास इस तरह होता C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे आपके पास ये होता CH3। ठीक है, ये हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और अगर ये इस तरह होता कि क्लोरीन, इसके साथ कार्बन, और यहाँ पे CH3, CH3 और CH3 होता। देखें दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है दैट इज द अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन है दैट इज बीटा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन कितनी बीटा के साथ अटैच्ड है, सिर्फ एक बीटा के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है ना, सो दैट इज द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब इसमें से देखें दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज द अल्फा कार्बन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली लिंक अल्फा कार्बन होता है। दिस इज 1 बीटा कार्बन, दिस इज अनदर बीटा कार्बन, दिस इज अनदर बीटा कार्बन। 3 बीटा कार्बन हैं, और अगर 3 बीटा कार्बन है तो इस कार्बन को आप टर्सरी कहते हो।
और क्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड है, मतलब हेलोजन है, सो दैट वुड बी टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन जो बनेगा वो 2 क्लोरोब्यूटेन का पूछ रहा है। सो 2 क्लोरोब्यूटेन जो है दैट इज द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स आपको फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर पढ़ाए थे, क्या होते हैं, आर एक्स। एक्स क्या है, दिस इज द हेलोजेंस। इनको हेलोजेंस क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मर। सॉल्ट कब बनाते हैं, जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब ये सॉल्ट बनाते हैं। लाइक सोडियम के साथ क्लोरीन को अटैच कर दो तो आपके पास सोडियम क्लोराइड बनेगा ना, NaCl, विच इज़ अ सॉल्ट। एनीवेज एक्स क्या है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और फिर आयोडीन भी हो सकता है। आर क्या है, दिस इज अल्काइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप हाइड्रोकार्बन चेन इसके साथ अटैच कर दो। नेक्स्ट हमारे पास है 166, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर गिवन बाय अल्कोहल एंड फिनोल बोथ। अल्कोहल्स क्या हैं, अल्कोहल्स में डिफरेंट क्या है, ये आपके पास CH3 है, CH2 है, इसको OH के साथ अटैच कर दो, दिस इज अल्कोहल। आपके पास बेंजीन रिंग है, उसको OH के साथ अटैच कर दो, दिस इज फिनोल। डिफरेंस ये है कि अल्कोहल जो होते हैं दे आर एलिफेटिक इन नेचर। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा हुआ है कि एलिफेटिक है, और जिसके अंदर बेंजीन रिंग हो तो उसको आप क्या कहते हो, दैट इज एरोमेटिक इन नेचर। तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। अब कह रहा है कि कौन सी रिएक्शन दे सकता है, सो दैट इज एस्टेरिफिकेशन। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट वन। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है कि आप अल्कोहल्स हैं उनको रिएक्ट कर देते हो किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड रादर, आप कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रॉडली कह सकते हो। तो इससे आपके पास क्या बनता है, यू गेट द फॉर्मेशन ऑफ CH3, CH2 और O और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 अटैच कर दो, दिस इज ईस्टर। आप किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे, ईस्टर्स की, जिसको आप फिशर एस्टेरिफिकेशन का नाम भी देते हो। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। 67 दोबारा से यहाँ पर रिपीट हुआ है। एमाइड फॉर्मेशन में क्या होता है कि हमारे पास C डबल बॉन्ड ONH2 इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। लुकास टेस्ट या रिएक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की यूज़ होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है। अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एग्जैक्टली ये चीज़ है। या आप क्लोरीन की जगह पे यहाँ पे OH लगा दो फंक्शनल ग्रुप, तो आपके पास ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, आप इसको इस तरह बता सकते हो। अब प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ऑयल लेयर देते हैं या नहीं देते, सॉलेबल हैं या नहीं सॉलेबल, आप बुक में से इसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट हमारे पास 168 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर गिवन बाय अल्कोहल्स एंड फिनोल्स बोथ। दोबारा से रिपीट हो रहा है, क्या बात है, 3 टाइम्स हो गया। चले नेक्स्ट 169, एल्डिहाइड्स कॉमन नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड नेम्स विद द सेम नंबर ऑफ डैश। सो राइट ऑप्शन इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन एटम। या कहाँ से पिक किया गया है, दिस इज़ फ्रॉम द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है। कॉमन नेमिंग जो है वहाँ से आपको ये चीज़ दी गई है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। लाइक अगर हमारे पास है HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ व्हाट, ये हमारे पास इसी तरह ये है HC डबल बॉन्ड OH। देखें जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये ग्रुप होता है उसको मैं अलग कर देता हूँ, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ नोन एज कार्बोक्साइल ग्रुप, दिस इज़ नोन एज कार्बोक्साइल ग्रुप। और अगर आपके पास ये ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, दिस इज़ कार्बोनाइल ग्रुप, जो आप कहाँ पे पढ़ते हो, जो आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में पढ़ते हो। अगर कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके एक साइड पे हाइड्रोजन लाजमी अटैच्ड है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है, अल्काइल भी अटैच हो सकता है, सो दिस क्लास इज नोन एज एल्डिहाइड। इसी तरह कार्बोनाइल ग्रुप के अगर दोनों साइड पे कार्बन अटैच्ड है, मतलब अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, अल्काइल ग्रुप में भी सेम या डिफरेंट, सो दैट वुड बी कीटोन। एनीवेज एल्डिहाइड्स की बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड्स अगर आप देखो, सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों साइड पे क्या है, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। अगर आप इसका नाम लिखते हो, सो दैट वुड बी मेथानोइक एसिड, दिस इज मेथानोइक एसिड। और ये जो हमारे पास है, दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर्म एल्डिहाइड, दिस इज फॉर्म एल्डिहाइड। और इसका कॉमन नेम क्या है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। इसको क्या कहते हो कॉमनली, फॉर्मिक एसिड। ये जो आपके पास मेथानोइक एसिड मैंने लिखा, दिस इज द आयोपिक नेम, ये आयोपिक नेम है, इसमें कंफ्यूज खुद को नहीं करना। मेथानोइक एसिड आप क्या करते हो, अल्केन है, उसका ई ड्रॉप करके अगर OIC एसिड लगा देते हो, सो दैट वुड बी नोमेनक्लेचर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज आयोपिक बता रहा हूँ।
अगर आपके पास अल्केन है, आपने उसका ई ड्रॉप करके एल लगा दिया, एल, सो दैट वुड रिप्रेजेंट एल्डिहाइड्स। आपके पास अल्केन है, आपने ई ड्रॉप करके ओ एन ई लगा दिया, अल्कानोन बन जाएगा ना, सो दैट वुड बी फॉर कीटोन्स। ये मैंने आपको कौन सा बताया, दिस इज द आयोपिक नोमेनक्लेचर। अब एल्डिहाइड्स की क्या कहानी है, एल्डिहाइड्स के नेम हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द कॉमन नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें देखें, दिस कंटेन FORM, FORM, इसमें भी आपको FORM नज़र आ रहा है। IC एसिड को आपने रिप्लेस कर देना है एल्डिहाइड के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड्स के नेम बनेंगे। और इसी तरह अगर आपको मैं एक और नाम बता दूं, लाइक आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको आप क्या नाम देते हो, इसको आप नाम देते हो एसिटिक एसिड। ठीक, अगर आपके पास ये चीज़ एल्डिहाइड्स में होती है तो आपने क्या करना होता है, IC एसिड जो है उसको रिमूव कर दो, ये बन जाएगा एसिड, और इसके पीछे दुम में क्या लगा दो, एल्डिहाइड लगा दो, सो दैट वुड बी एसिटाल्डिहाइड। सॉरी, यहाँ पे H आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप एक साइड पे हाइड्रोजन होता है, ये हमारे पास एसिड है। सो देखें, जो एल्डिहाइड्स हैं उनके नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करूँ, कॉमन नेमिंग सिस्टम में हम करते क्या हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन है। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी क्या है, 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 कार्बन है। सो आई होप सो अभी आपको एक कहानी जो है ये समझ आ गई होगी, पूरी कहानी सुना दी है। 170 द कार्बोनियम आयन अटैक द मॉलिक्यूल ऑफ अनदर कार्बोनाइल कंपाउंड टू फॉर्म डैश। अब ये आधा है, इसको मैं पूरा करता हूँ, फिर हम इसकी बात करते हैं। ज़ालिमो खुदा का खौफ करो यार, वीडियो देख रहे हो मुफ्त में इतनी मज़े की और लाइक नहीं कर रहे हो। वीडियो को लाइक कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, आप लोगों का क्या जाता है, अगर नहीं भी करना कोई मसला नहीं है। 170 द कार्बन आयन अटैक द मॉलिक्यूल ऑफ अनदर कार्बोनाइल कंपाउंड टू फॉर्म डैश। अब अगर मैं आपको कहूँ कि दिस इज़ अल्कोक्साइड ग्रुप, तो आप लोगों ने फिर रोला मचा दे रहे हैं कि नहीं ये अल्कोक्साइड आयन होगा। सो इससे बेहतर है कि हम लड़ाई किए बगैर आपकी बुक की तरफ चले जाएं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर बुक, ठीक है, PTB की बुक है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसमें से आप देख सकते हैं कि दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन गिवन था ना, दिस वाज फ्रॉम अल्डोल कंडेंसेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आयनाइज होकर क्या देता है, सोडियम आयन देता है और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। दिस हाइड्रोक्साइड आयन नाउ एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या कर लेता है, यहाँ पे इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करता है, यहाँ से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये शिफ्ट हो जाते हैं टूवर्ड दिस CH2। CH2 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खा लेता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह ये जो OH है और ये H मिलके क्या बना लेंगे, वाटर की फॉर्मेशन कर लेंगे। अब ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज कार्ब एनाइन। यही आपसे पूछ रहा है कि ये कार्ब एनाइन जो है अगर ये अटैक करता है दूसरे एल्डिहाइडिक ग्रुप के ऊपर। अब यहाँ पे इस ग्रुप को अगर आप देखो तो ये कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है। तो इस कार्बन का मतलब है दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, तो दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, NU लिख लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, और दूसरी बात ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो रिजल्टेंटली वी गेट पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इसको पॉजिटिव साइड मिल रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव साइड के ऊपर अटैक कर लेता है, तो ये जो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब ये आपके पास जो आयन बन रहा है, दिस इज अल्कोक्साइड आयन, यही आपके पास पूछ रहा था आपसे, और उसने वहाँ पे अल्कोक्साइड ग्रुप दिया हुआ है। तो आप लोगों ने रोला जो है वो नहीं मचाना कि नहीं सर वहाँ पे अल्कोक्साइड ग्रुप लिखा हुआ है। सो अब अल्कोक्साइड आयन क्या करते हैं, अल्कोक्साइड आयन में आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, आगे आप क्या ऐड कर दो, इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दो। वाटर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वाटर पोलर होता है ना, पार्शियल पॉजिटिव, ये यहाँ से इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और OH जो है दोबारा से रीजनरेट होता है। और आप क्या देख सकते हैं कि इसने इट इज़ सॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, बेस ऐड कर रहे हो ना, बेस दोबारा से क्या हो जाता है,
इसकी रीजनरेशन हो जाती है और हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो बनेगा दैट वुड बी लाइक दिस। मैं आपको नीचे करके बताता हूँ। तो ये अल्कोक्साइड आयन है, ठीक है, ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ से प्रोटॉन को निकाल लेता है और हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास पीछे रह जाता है और हमारे पास ये O के साथ जो है H अटैच हो जाता है। नाउ दिस इज़ 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, जिसको आप एल्डोल कहते हो। अभी वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास कार्बोनाइन है, वो अटैक करता है दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर, तो उससे आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? देखो अल्टीमेटली तो अल्डोल की फॉर्मेशन हो रही है। अल्टीमेटली किसकी फॉर्मेशन हो रही है? अल्डोल की फॉर्मेशन हो रही है। अगर वो एग्जैक्ट उस जगह की बात कर रहा है, सो दैट इज अल्कोक्साइड ग्रुप, लेकिन वहाँ पे बन क्या रहा है? अल्कोक्साइड आयन बन रहा है, ग्रुप नहीं बन रहा, दैट इज अल्कोक्साइड आयन। सो इसका जो राइट ऑप्शन फिर हम लेंगे दैट वुड बी अल्डोल। एंड पे क्या बन रहा है? अल्डोल की फॉर्मेशन हो रही है। हेंस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम राइट ऑप्शन लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे अल्कोक्साइड ग्रुप लिखा हुआ है तो अल्कोक्साइड ग्रुप तो कुछ और चीज़ होती है। तो ये अब यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। अब आप डिसाइड करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन बनेगा। मेरे ख्याल से अल्डोल जो है ना, ये मुझे सही लग रहा है, और ये अगर आयन होता तब भी हमारे पास ठीक होता। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, सॉरी फॉर दैट। इसको मैं चेक करके ना फिर पिन कमेंट के अंदर बता दूंगा आपको कि इसका राइट ऑप्शन हम कौन सा ले सकते हैं, क्या अल्कोक्साइड ग्रुप लेंगे या फिर अल्डोल लेंगे। फाइनल प्रोडक्ट अल्डोल बन रहा है, बीच में हमारे पास अल्कोक्साइड आयन बन रहा है। अब आई डोंट नो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, लेकिन सॉरी फॉर दैट, मैं पिन करके आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं चेक करूंगा फिर पिन कमेंट में बता दूंगा। अभी मैं आपको फाइनल डिसीजन नहीं दे रहा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं आपको एक बताऊं और फिर आपका गलत हो जाए। सो मैं आपको मिस गाइड नहीं करना चाहता। नंबर 171, फेलिंग सोल्यूशन इज डैश। अब फेलिंग सोल्यूशन है, इसमें हम पढ़ते हैं फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी। ये आपको मैंने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का जो चैप्टर कराया है उसके अंदर सारी डिटेल आपको बताई, इसका केमिकल रिएक्शन बताया था। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि दैट इज़ अल्कलाइन क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। इसका वजह क्या है, इसकी मैंने आपके साथ यहाँ पे इमेज शेयर करनी है जो मैंने डाउनलोड की हुई है। इसमें से देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ फेलिंग सोल्यूशन ए और ये हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन बी है। इन दोनों का हम क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। दिस इज़ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, ठीक है। ये आपके पास पोटाशियम आयन है, ये सोडियम आयन है और ये पोटाशियम आयन है, जिसको आप रुचिली सॉल्ट भी बोलते हो, अदरवाइज दिस इज़ अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। आप करते क्या हो, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले लेते हो। आप सबसे पहले कॉपर सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दो, यू गेट कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। अब ये कॉपर हाइड्रोक्साइड को आप हीट कर दो, आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी आपके पास ये जो हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे जो आपके पास आप बन रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको आपने रुचिली सॉल्ट या जो अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट है इसके साथ ट्रीट कर देना है। आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसका कलर क्या होता है, डीप ब्लू, विच इज़ द फेलिंग सोल्यूशन। और अगर आप इसको एल्डिहाइड्स में ऐड करते हो, दिस इज़ एल्डिहाइड, R C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज़ एल्डिहाइड, तो आपके पास क्या होंगे, रेड प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन होंगे विच शोज़ द फॉर्मेशन ऑफ विच शोज़ द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड्स। अगर आप इसको कीटोन के साथ ट्रीट करोगे, कीटोन के साथ, तो फिर ये रिएक्शन नहीं देगा। कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है तो आप क्या करते हो, फेलिंग सोल्यूशन को यूज़ करते हो। एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, रेड प्रेसिपिटेट्स देंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड के, और साथ में क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी, R C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन मेन चीज़ जो है दैट इज़ रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, डीप ब्लू कलर जो है ना, इसका अपना कलर क्या होता है, दैट इज़ डीप ब्लू। अगर आप एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हो इसको तो आपके पास रेड प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन हो जाते हैं, और ये आपको क्या बता रहे होते हैं कि यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। अगर नहीं होगा तो फिर इसका कलर चेंज नहीं होगा। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 172, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेड कॉमन नेम। एक आपके पास है ब्यूटानोइक एसिड, एक आपके पास है फॉर्मिक एसिड, एक आपके पास है प्रोपेनोइक एसिड, एक आपके पास है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मतलब इसके अंदर क्या है, 2 कार्बन एटम मौजूद हैं, दिस इज एसिटिक एसिड। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज प्रोपियोनिक एसिड। ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड में हमारे पास होता है HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज फॉर्मिक एसिड। ये आपके पास है ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड होता है CH3
CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज ब्यूटानोइक एसिड। ये क्या है? ब्यूटानोइक एसिड। देखो अल्केन है, इससे पहले आपको बताया इसका ई ड्रॉप करके आप OIC एसिड लगा दो, सो ये किसके नेम्स बनेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के। एंड दिस इज एज पर द आयोपिक सिस्टम। ये किस सिस्टम के तहत होगा? आयोपिक सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और IC एसिड ये कब लगाते हो? कॉमन नेम्स के अंदर। अगर ये कॉमन नेम के अंदर लगा रहे हो तो 3 कॉमन नेम है, ये कौन से वाला है? दिस इज द आयोपिक नेम, हिंस दिस इज नॉट एक्सेप्टेड कॉमन नेम, रादर दिस इज एक्सेप्टेड आयोपिक नेम। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। 173 salt of carboxylic acid can be converted into corresponding carboxylic acid by treating it with dash। कहता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसको आप ट्रीट कर दो बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दो, आपके पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो ये आपके पास नेगेटिव बन जाएगा, इसके साथ सोडियम आयन अटैच हो जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। नाउ दिस इज एसिटिक एसिड, ये आपको समझा रहा हूँ जस्ट, दिस इज एसिटिक एसिड और ये आपके पास हो जाएगा एसीटेट। कौन से वाला? सोडियम है, तो ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट। अब इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है दिस इज अ सॉल्ट। अब कहते हैं इस सॉल्ट को आप किस चीज़ के साथ ट्रीट करो कि इससे दोबारा से क्या बन जाए? एसिड बन जाए। पहले आपने इसके बेस के साथ ट्रीट कर दिया, अब इसको रिवर्स कर दो तो एसिड के साथ ट्रीट कर दो, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, दिस इज सोडियम एसीटेट। आप इसको H और Cl के साथ ट्रीट कर दो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, Na मिल जाएगा Cl के साथ तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ये नेगेटिव और ये H पॉजिटिव आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेंगे और हमारे पास दोबारा से क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और H। दिस इज अगेन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। बेस के साथ रिएक्ट किया, इसने सॉल्ट बनाया, एसिड के साथ रिएक्ट किया, रिएक्शन रिवर्स बैक हो गया। सो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर D, एसिड के साथ ट्रीट कर दो। देन 174 द फ्लेवर ऑफ एमाइल ब्यूटायरेट। एमाइल ब्यूटायरेट का जो फ्लेवर होता है, जायका होता है ना, वो आपने इसमें से बताना है। सो दैट वुड बी जस्ट लाइक अ एप्रिकॉट। सो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट वन। एमाइल ब्यूटायरेट जो है इसका फ्लेवर किस तरह होगा? एप्रिकॉट की तरह। अब स्टूडेंट अपने साथ ये भी नोट कर लें, ठीक है? दिस इज एमाइल एसीटेट। एमाइल एसीटेट जो होगा दैट वुड बी हैविंग अ फ्लेवर लाइक बनाना। आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट रास्पबेरी, बेंजाइल एसीटेट जैस्मीन, इथाइल ब्यूटायरेट पाइनएप्पल, एमाइल ब्यूटायरेट एप्रिकॉट, यहाँ से आपसे पूछा गया था ऑक्टाइल एसीटेट ऑरेंज। देखो अगर आपसे एमाइल ब्यूटायरेट PMC के जो मॉक टेस्ट है उसके अंदर पूछ सकता है, तो इसमें से बाकी आपके एक्चुअल टेस्ट के अंदर पूछ सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 175। लेटेस्ट एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द डैश। देखो लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड है, आपने क्या किया, इसको ब्रेक करना है आयंस के अंदर, सोडियम आयन के अंदर और क्लोराइड आयन के अंदर। अब इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज लेटेस्ट एनर्जी। या फिर आपके पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन कंबाइन हो जाते हैं तो इसे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, दैट वुड आल्सो बी अ लेटेस्ट एनर्जी। लेकिन इस वक्त एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अब इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड 787 जो है ना किलो जॉल पर मोल एनर्जी होती है, दैट इज़ द लेटेस्ट एनर्जी फॉर सोडियम क्लोराइड। अभी अगर आप इस केस में देखते हो तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अगर आप इसके केस में देखते हो तो यही वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? नेगेटिव में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। अब ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? ये चार्ज आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आयन के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन आयन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर नहीं डिपेंड करेगा सो दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी, रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड है ना, तो इसका मतलब है कि रूम टेम्परेचर का, इस टेम्परेचर का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा।
176, the last question, what is the value of lattice energy when 1 mole of an ionic crystal is formed? कहता है कि अगर आपके पास 1 मोल आयोनिक क्रिस्टल बन रहा है, Na और Cl जो है वो बन रहा है, तो बनते वक्त एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ना। वैसे यहाँ पे आयंस है, यहाँ पे क्या होती हैं? आयंस जो है ना एक दूसरे के साथ करीब आती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। अदरवाइज़ केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जब कभी बॉन्ड बनता है तो उस वक्त एनर्जी क्या होती है? रिलीज़। और उसको हम किस चीज़ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव साइन के साथ। सो इसका राइट ऑप्शन बनना चाहिए नेगेटिव। तो उस वक्त वैल्यू क्या होगी लेटिस एनर्जी की? वो नेगेटिव होगी। और अगर ये होता कि अगर आपके पास आयोनिक कंपाउंड ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने के लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, तो फिर हमारे पास पॉजिटिव साइन होता, फिर पॉजिटिव वैल्यू होती। सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट पीएमसी मॉक टेस्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट 1 भी कर लिया और पार्ट 2 भी कर लिया। सो इस तरह हमारा ये टेस्ट ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो होगा टेस्ट नंबर 3। स्टे कनेक्टेड, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।